तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक से अक्सर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों में प्रश्न रहता ही है दोस्तों। तो आज मैं पूरा का पूरा आपको ऐबक के बारे में बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में आपका ऐबक को लेकर, आप निश्चित तौर पे परीक्षा बोर्ड में लिख के आइएगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को करवाने वाला हूँ, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र हैं चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, बात करूँ दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताइए, या तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हो उसके बारे में लिखें, या तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करें, मामलुक वंश के संस्थापक के बारे में बताएं, दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएं। क्या सारे प्रश्न पूछा जाए आप निश्चित तौर पर आप लोग लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे दोस्तों वो करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन परिचय के बारे में दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था वह 1150 ईस्वी में आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आप बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था वह 1150 में कजाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। कहाँ दोस्तों? कजाकिस्तान उनका जन्म स्थल है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूँ वास्तविक नाम की, तो इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ऐबक की अर्थ की बात करूं तो ऐबक का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चंद्र का देवता, इसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ना मोहम्मद गौरी खरीद लेता है दास के रूप में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया भाई, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से क्या करता, दास के रूप में उसे खरीद लेता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया एक दास हो गया दोस्तों, यानी किसका दास, मोहम्मद गौरी का दास दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या करता है मोहम्मद गौरी जब उसको खरीद लिया, खरीदने के बाद तुझे सबसे पहला जो पद देता है वो अमीर ए आखुर का पद देता है दोस्तों। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया दोस्तों। अमीर ए आखुर का मतलब होता है दोस्तों अश्वशाला का अध्यक्ष, यानी कि जहाँ घोड़े उड़े रहते हैं, जानवर रहते हैं ना, उसका अध्यक्ष के रूप में इसको यहाँ पे नियुक्त कर दिया दोस्तों। यानी कि सबसे पहले इसको कौन सा पद मिला, अमीर ए आखुर, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्या किया, मोहम्मद गौरी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया क्योंकि उसका दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ इस प्रकार से सहयोग करता है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि तराइन का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों 1194 में होता है, तो तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की सेना में सहायक, ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में सहयोग किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ जो दूसरा तराइन युद्ध होता है उसमें भी बहुत ही अच्छा सहयोग किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी का। फिर क्या होता दोस्तों, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। तराइन के दूसरे युद्ध में इतना अच्छा सपोर्ट करने के कारण से क्या हुआ, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद क्या किया, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार से जैसे कि चंदावार का युद्ध, बयाना का युद्ध, ग्वालियर पर आक्रमण, ठीक है, तो ग्वालियर आक्रमण में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की बहुत ही ज़्यादा सहायता की दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का बहुत ही सपोर्ट करता है भारत के आक्रमण को लेकर भी। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं ऐबक के बारे में दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन चलाया गया। ठीक है, इसने क्या किया भाई, मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ठीक है, दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे वो शासन करता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जैसे कि बात करूँ 1197 में क्या हुआ कि 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया। भारत में तो इंटर कर गया वो, और 1197 ईस्वी में जो राजस्थान में विद्रोह चल रहा था उसको दमन किया बलपूर्वक दोस्तों। और इसके बाद जो सोलंकी वंश था दोस्तों, सोलंकी वंश याद रखिएगा, सोलंकी वंश की राजधानी अनहीलवाड़ा पर उन्होंने आक्रमण कर दिया दोस्तों। किस पे दोस्तों, अनहीलवाड़ा पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और वहाँ के जो शासक उस समय थे
परंतु वहाँ के शासक जो जिसका नाम था भीम द्वितीय आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है अनहिलवाड़ा में खूब लूट मचाई और लूट मचाकर वहाँ के जो मंदिर थे उन मंदिर को बहुत तोड़ा फोड़ा दोस्तों, है ना, और तोड़कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 1197 में वो अनहिलवाड़ा में जो होता है उस पर अपना अधीन करता है, वहाँ के मंदिरों को तोड़कर दोस्तों वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते होंगे अभी के न्यूज़ में कि बहुत सारे मस्जिद को तोड़कर मंदिर वहाँ पाया जाता है। यहाँ हकीकत है दोस्तों, ठीक है। आप लोग माइंड में मत लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे शासक आए हैं जो कि भारतीय इतिहास को दबाने की कोशिश की है, चाहे वो भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, और जो मंदिर है मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया है। कई ऐसे मस्जिद है जो कि पूरा का पूरा तो वो लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन ऊपर से उसका ढांचा बनाया जाता था। तो बहुत से ऐसे मस्जिदें हैं, ठीक है। तो आपको केसेस देखने को मिलेगा, अभी भी है, बहुत सारे मस्जिद है जो कि मंदिर को तोड़कर बनाया गया और अभी भी है, और उसे भी अभी के जो भी लोग हैं उसको तोड़ रहे हैं। तो आप लोग समाज में ये ना कीजिए, करें, आपस में मत लड़िएगा, ठीक है। जो हकीकत सो हकीकत है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आगे बात करूँ दोस्तों, तो 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या हुआ कि बुंदेलखंड के विरुद्ध फिर आक्रमण किया गया, ठीक है। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है दोस्तों, बुंदेलखंड के विरुद्ध में आक्रमण करता है। और लेकिन वहाँ के जो शासक रहते हैं परमदेव देव की मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर आसानी से अधिकार कर लिया। 1206 में क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड पे आक्रमण करता है, और वहाँ के जो राजा होते हैं दोस्तों परमदेव, इसकी मृत्यु जब हो जाती है, इसके बाद से क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे स्थान है जैसे कि भाई कालिंजर, है ना, महोबा और खजुराहो पे आसानी से वहाँ पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इसकी बात करो दोस्तों 1202 के बाद 1205 में, तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरे ने, है ना, मोहम्मद गोरे ने खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया, और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरे को पूर्ण रूप से सहयोग किया दोस्तों। जब 1205 में मोहम्मद गोरे ने खोखरों के बीच जो आक्रमण किया भाई, इसमें से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गोरे को। इसके बाद आता है दोस्तों अंतिम समय मोहम्मद गोरे का, ये डेट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी, ये डेट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरे की अचानक मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और मोहम्मद गोरे की मृत्यु के बाद उसके प्रमुख जो दास रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुवाचा और ताजुद्दीन याल्दुज, इन सभी ने क्या किया, आपस में साम्राज्य को बांट लिया दोस्तों, ठीक है। ऐबक, कुबाचा और याल्दुज, इन सभी ने क्या किया, तीनों ने पूरा का पूरा जो एरिया था वो उन्होंने बांट लिया। तीनों उसके दास थे दोस्तों, ठीक है। इसमें से ताजुद्दीन जो याल्दुज थे, याल्दुज को जो क्षेत्र दिया गया वो गजनी का क्षेत्र दिया गया दोस्तों। नसरुद्दीन जो कुबाचा था, कुबाचा को दोस्तों सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र दिया गया। बाकी जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो बचता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों भारत का क्षेत्र मिला दोस्तों, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र मिला, तो भारत का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला दोस्तों, ठीक। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। अभी तक तो हम लोग इतिहास देखे भाई किस प्रकार से वो मोहम्मद गोरी का दास होता है, मोहम्मद गोरी का कितना सपोर्ट किया। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उनके जितने दास थे तीनों दास ने मिलकर अपना वो क्षेत्र ले लिया। अब भारत वाला जो हिस्सा पड़ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को पड़ता है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज सिंहासन, ठीक है, प्राप्त कर लिया। आपको पूछा जाएगा कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब माना जाता है, तो कब स्टार्टिंग किया, तो 1206 बोलेगा, लेकिन वैधानिक स्वीकृति जो उसको मिली वो मिली 1208 को दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे बात कर सकते हैं। तो भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है दोस्तों। तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला जो शासक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद, जैसे ही कुतुबुद्दीन यहाँ पे सत्ता पे आते हैं, शासक बनने के बाद लाहौर को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। लेकिन सैनिक मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ नहीं था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी राजधानी भी कही दोस्तों, ठीक है। तो राजधानी कहाँ हो गया उसका लाहौर दोस्तों। बाकी बात वो जो उसका ये वाला क्षेत्र था इंद्रप्रस्थ वाला, वो उसकी दूसरी राजधानी के रूप में जानी जाती है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट
दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के बाद अपने नाम का कोई भी खुतबा नहीं पढ़ पाया। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं, और ये जो है दोस्तों जब शासक बनने के बाद अपने नाम का कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाए, ना ही अपने नाम का कोई सिक्का चलवाए। बहुत सारे शासक होते हैं जो खुतबा पढ़वाते हैं और अपने नाम के सिक्का चलवाते हैं दोस्तों, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की दोस्तों। कौन से वंश दोस्तों? गुलाम वंश। तो आप लोग याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना किया? तो बोलिएगा दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे, ठीक है, प्रारंभिक तुर्क, है ना, या तो फिर इलवरी वंश या तो दास वंश, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है। इसे गुलाम वंश कहते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रारंभिक तुर्क कहते हैं, इलवरी वंश भी कहते हैं दोस्तों, इसे दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को दास वंश, इलवरी वंश या फिर मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को मोहम्मद गोरी का दास मानकर, ठीक है, मलिक या तो फिर सिफी सरदार की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट किया। आपको मैंने बताया ये मोहम्मद गोरी का दास था और अपने आप को दासी मानता था, इसलिए अपने नाम का कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाया, ना ही सिक्का चलवाया, और ये, ठीक है, मलिक या तो फिर सिपे सालार की उपाधि ही धारण की दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसके कोई बहुत सारे और भी उपाधियाँ हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ने मलिक, सिपे सालार, इसके अलावा भाई आपका कौन सा है, लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाई लाखों का दान किया करता था। ठीक है, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुरान खा भी कहा जाता है दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श, सिपी सालार, ठीक है, कुरान खा, फिर हातिम दित्य भी कहा जाता है इसको। इस प्रकार से इसकी कुछ उपाधियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, उपलब्धि धारण की के लिए। तो चलिए, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के थोड़े पारिवारिक जीवन के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया दोस्तों, यालजुज की जो पुत्री थे उससे अपना विवाह किया दोस्तों। आपको मैंने बताया था 3 जो गुलाम थे मोहम्मद गोरी का, जिसे कि, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत वाला क्षेत्र मिला, किसी को सिंध वाला मिला, और वो, ठीक है, तो कुबाचा को भी मिला था। तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता भाई, यल्दुज की जो पुत्री होती है उससे वो विवाह कर लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का जो विवाह वो नसरुद्दीन कुबाचा के साथ करवा देता है, और अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों इल्तुतमिश के साथ करवा देता है। देखिए सोचिए क्या क्या करता है ये सबसे पहले भाई जो यल्दुज है, यल्दुज की पुत्री से विवाह करता खुद, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बहन होता है, उस बहन का जो विवाह है वो कुबाचा के साथ करवाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री होती है ना, पुत्री बेटी, उसका जो विवाह है वो इल्तुतमिश के साथ करवा देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लियर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं दोस्तों। क्लियर? तो चलिए, तो आप आसानी से बोल सकते हैं भाई दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसका जीवन परिचय को लेकर। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, है ना। अच्छी लग रही तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर के जो रचनाकार हैं, जिसका नाम था हसन निज़ामी दोस्तों, नाम याद रखिएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर के जो रचनाकार हैं हसन निज़ामी, तथा, ठीक है, अल सुजाता के ग्रंथ के जो रचनाकार हैं फ़ख्र ए मुद, ठीक है, मुद्दविर, ये भी इसी के दरबार में रहते थे दोस्तों। ठीक है, इन दोनों नामों का आप लोग याद रखने का प्रयास करें। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। इन्होंने बहुत से मस्जिदों का निर्माण करवाया था, वो करेंगे उसके बाद मैंने हम लोग का ये जो है समाप्त हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए, ये बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण करता है, जैसे कि भाई कुबत उल इस्लामिक मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, कुबत उल इस्लामिक मस्जिद, इसका इन्होंने निर्माण करवाया। इसके साथ जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, आपको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है, इसका भी निर्माण, ठीक है, वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। 2 नाम हो गया। चलिए, इसके बाद कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भाई किसने बनवाया, कुतुब मीनार भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर? तो चलिए आगे क्या होता है दोस्तों, 1 दिसंबर 1210 को
है ना। लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु होता है दोस्तों, वो 1210 ईस्वी में हो जाता है। क्या करते भाई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल जो माना जाता है वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के मध्य मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 1206 से लेकर 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका माना जाता है। और जैसे ही इनका मृत्यु होता है उसके बाद जो शासन पे आते हैं, सत्ता पे आते हैं, उसका नाम होता है दोस्तों आराम शाह, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आते हैं वो आते हैं आराम शाह दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन की उपलब्धियाँ। और कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर प्रश्न बनते हैं परीक्षा में तो आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो को एक बार पुनः लगा कर देख ले और चीज़ों को उतार लीजिए अगर उतारना हो तो। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आईडी है YT निखिल रवानी, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही मेरे व्हाट्सएप या तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। अच्छे से रहिए, दूसरे में लिखता है जय हिंद जय भारत।